नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का घर परिवार के आज के प्रोग्राम में। और हमेशा की तरह हाजिर हैं हम सब एक नए विषय के साथ जो कहीं ना कहीं हम सब से जुड़ा हुआ होगा। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, और ना केवल व्यक्तित्व, साथ ही हमारी जो मानसिकता है, हमारी सोच जो है या जो हमारे विचार हैं वो भी प्रकट करते हैं। और हमारा आज का विषय इसी से संबंधित है, तो आइए जल्दी से देखते हैं हमारा आज का विषय। घर परिवार का हमारा आज का विषय है फैशन की दुनिया में खादी। खादी या खद्दर केवल एक कपड़ा ना हो करके हमारे स्वतंत्रता संग्राम का पर्याय भी है। हम सब जानते हैं जब भी बात आती है स्वदेशी शब्द की, एक शब्द जहन में ज़रूर आता है, वो है खादी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, भारत की विरासत की बात करें, तो हम सब जानते हैं खादी हमेशा से ही चलती चली आई है और आज भी हर एक दिल पर राज करती है। क्या कुछ खासियत है इसमें, किस तरह से हम इसको अपना सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो खादी से जुड़ी हुई हैं, इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मिलवाते हैं आपको हमारे आज के एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं महेंद्र प्रताप जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश से। और दर्शकों, हमारे साथ एक दूसरी एक्सपर्ट भी आज जुड़ी हैं, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं साक्षी मुंजल जी। मैम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं उत्तर प्रदेश डिज़ाइन एवं शोध संस्थान लखनऊ से। दोनों का ही स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करेंगे, जैसे कि हमारा विषय है फैशन की दुनिया में खादी। और जब फैशन की दुनिया की बात आती तो कहा जाता है खादी एक ऐसा कपड़ा है जो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हुआ है, ना होता है। तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? खादी जो है मुख्य हाथ से बना हुआ कपड़ा होता है, और हाथ से कता हुआ, हाथ से बना हुआ कपड़ा है जो सभी मौसम के लिए एक अच्छा वस्त्र है। और गर्मी में ठंडक प्रदान करता है, और गर्मी में गर्मी में ठंडक प्रदान करता है, जाड़े में गर्म भी रखता है ये, क्योंकि इको फ्रेंडली है, सस्टेबल है मतलब इसके अंदर। और खादी को हम एक स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी जी ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के रूप में इस खादी को देश के प्रति लगाव की ओर इन्होंने एक मंत्र दिया, खादी वस्त्र नहीं विचार है। लोगों के जन जन तक पहुंचा, लोगों के घर घर तक पहुंचा, लोगों की इसकी भावना है, स्वदेशी भावना है, अंदर पहुंचती चली गई, और खादी निरंतर बढ़ती ही गई है। और इसने आज भी खादी को लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। बिल्कुल, सर ने एक बात कही, खादी एक कपड़ा ना होकर के एक भावना है, और जो उस वक्त थी शायद वो अभी भी है। हम सब की भावनाओं से, हम सब की देशभक्ति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ये शब्द है खादी। मैम, आप डिज़ाइनिंग से जुड़ी हुई हैं, आपके पास आएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, जब हम फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जो खादी है वो किस हद तक लोगों के सपनों को साकार कर रही है और किस हद तक प्रिवलेंट है? देखिए, खादी जो है वो बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल पूरा कॉन्सेप्ट है। तो हम डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स में भी जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पेशली जो हमारा इंडिया का यूथ है, उसमें जब भी हम सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं या हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो खादी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसमें हम बात करते हैं। अब बात आई जब खादी की, तो हम प्री इंडिपेंडेंस वाले खादी की बात करें, जबकि कपड़ा जो था हाथ से बनाया जाता था, जो हमारा धागा था, तो वो हमारी अर्निंग जो थी, जो हमारा गांव का क्षेत्र है, जो हमारे आर्टिजन्स हैं, उनकी कमाई में बिल्कुल एक बहुत बड़ा उपयोग, जिसे हम कह सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था। अब आज के समय में अगर हम उस समय से आज के समय को अगर हम कंपेयर करें, तो यूथ हमारा इस बात को समझ चुका है कि अब हमें अपने आर्टिजनल ग्राउंड्स को बढ़ाना है, हमें अपनी कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाना है। तो अब खादी में आप देखिए कितने ज़्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं जो हमारे यूथ एक्सेप्ट कर रहा है और उसे एक ग्लोबल लेवल पे लेकर के जा रहा है। So Khadi has played a vital role in India's independence and currently playing a vital role in global economy now. बिल्कुल।
एक बात जो मैम ने कही वो सच में जग जाहिर सी बात है कि एक वक्त हुआ करता था जहाँ पर खादी को समझा जाता था कि ये पुराने ज़माने का कपड़ा है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इसका विकास हुआ है, कहीं ना कहीं हर एक घर की, हर एक व्यक्ति की जान बन चुका है। सर, वापस आपके पास आएंगे। हम सब जानते हैं खादी ने साधारण से असाधारण कपड़े का सफ़र जो है वो तय किया है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुराने समय से, या जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, उस समय से अब तक में जो खादी में बदलाव आए हैं वो किस तरह के हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि खादी जो है शुरुआती दौर में बहुत ही रफ वाला टाइप की, चूँकि हैंड था और चूँकि धागा जो बनता है हाथ से बनाया जाता है तो गांव में बनाया जाता था, और धागे में क्या होता है, डस्ट भी आ रही है, और इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के हाथों से गुजरती थी, तो इस प्रकार से एक प्रकार धागे में जो शाइनिंग होती है वो नहीं आती थी। उसके बाद जब वो लूम पर जाता है जहाँ पे बुनकर बुनाई करते हैं तो वहाँ भी वही स्थिति रहती थी, तो धागे में कहीं ना कहीं जोड़ है, गांठ है, इस टाइप से एक रफली टाइप का जो था, तो उसमें उसको मतलब लोग उसमें खद्दर के नाम से जानते, खादी को खद्दर के नाम से जानते थे कि भाई खद्दर है तो इसका यूज़ करो। विशेषकर ये जाड़ों में ज़्यादा बिकता था, लोग पसंद करते थे, चूँकि मोटा कपड़ा होता था तो इसलिए उसको लोग ज़्यादा लाइक करते थे। जाड़े भर के लिए गर्मी में भी करते थे, गर्मी में थोड़ा सा पतला कपड़ा पसंद करते हैं, जाड़े में थोड़ा सा मोटा कपड़ा पसंद करते हैं, ताकि उनको अन्य उस कपड़े के बाद कोई अन्य वस्त्र ना पहनना पड़े, ये उद्देश्य उनका था उस समय। धीरे धीरे क्या हुआ कि कपड़े उसमें मशीनों का थोड़ा सा, इसके अंदर धीरे धीरे एनएमसी का प्रयोग होने लगा। पहले क्या है कि एक तकला चरखा होता था तो एक धागा निकलता था, उससे 1 थ्रेड्स निकलता था। जब 1 थ्रेड्स निकलता था तो उसमें टाइम लगता था और वर्क मतलब समूह में काम करने की क्षमता बहुत अधिक थी। लोग अपना अपना काम करते थे और एक संस्थाओं के माध्यम अपने एक जगह करके इकट्ठा करके उसको बेच करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि न्यू मॉडल चरखा का आविष्कार हुआ। न्यू मॉडल चरखा की वजह से क्या होगा, धागा अंकों में बढ़ता चला गया। जैसे आप पहले 10 नंबर, 12 नंबर, 20 नंबर कपड़े से बनता था, अब क्या है 60 नंबर तक है, पतला कपड़ा होता चला गया। और लोगों के प्रति जैसे लोगों की ज़रूरत होती है कि भाई मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, तो वो सूती कपड़ा ही बहुत अच्छा कपड़े के रूप में, धागे के रूप में होता चला गया। आज कपड़ा क्या है कि सिल्क हो, चाहे मसलिन खादी हो, चाहे सूती खादी हो, चाहे उलन खादी हो, सब आज लोगों की पसंद के अनुसार से आज फैशन के जो युवा पसंद कर रही है, ओल्ड एज भी पसंद कर रहे हैं, मीडियम युवा भी, सब लोग बच्चे भी पसंद कर रहे हैं। सर, कहने का मतलब है जो टेक्नोलॉजी का जिस तरह से विकास हुआ, कहीं ना कहीं इसी तरह लूम्स का भी आविष्कार हुआ या बेहतर होती गई, और उस तरह से खादी का जो स्वरूप है वो बेहतर से और बेहतर होता चला गया है। सर ने बहुत अच्छी बात बोली है ये। तो इसमें मैं डिज़ाइन से अगर मैं इस चीज़ को रिलेट करूं तो जैसे कि सर ने बोला कि जैसे फाइन होता गया धागा, जैसे कि गेज कम होती गई तो धागा फाइन होता गया, तो उससे जो फैब्रिक था उसका ड्रेप भी बहुत अच्छा होता गया। तो ड्रेप से क्या हुआ कि जैसे जैसे हम फैब्रिक ड्रेपिंग के अलग कंस्ट्रक्टेड गारमेंट्स होते हैं, तो गारमेंट्स के सिलुएट्स में आप देखिए वेरिएशन आए। मतलब अलग अलग प्रकार के आपको गारमेंट्स जो हैं वो ड्रेप अलग अलग तरीके के मिलने लगे। एंड ड्रेप्ड गारमेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो और कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स इसका उपयोग करते हैं। तो इसीलिए यहीं से मैं कहूँगी कि खादी का इनकल्शन शुरू हुआ ग्लोबल लेवल पे, जब हम गारमेंट्स को ड्रेप करने लगे खादी फैब्रिक को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसने सर ने जिसकी टेक्निकलिटी बताई, एंड इसको कैसे डिज़ाइन में हमने इम्प्लीमेंट किया। संबंधित एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे कि हम अगर युवाओं की बात करें और खासकर आज के समय की युवाओं की बात करें, वो युवा जो कुछ साल पहले तक खादी को समझते थे कि ये शायद बुजुर्गों का कपड़ा है या एक बहुत पुराना कपड़ा, हम पहनेंगे तो हम उतने स्टाइलिश या उतने अच्छे नहीं दिखेंगे, लेकिन ये जो सोच थी वो बहुत हद तक बदल चुकी है और इसमें हम देखें तो बहुत हद तक बदलाव आया। तो मैम, इस पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि युवाओं में आज के समय में जो खादी को लेकर क्रेज़ है वो किस तरह का है? आज की डेट में जो आपका यंगस्टर है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है। अवेयर इन द सेंस दे आर वेरी प्राउड ऑफ द नेशन दे आर लिविंग इन। वो बिल्कुल इस बात को समझ चुके हैं कि खादी जो कपड़ा है वो खाली एक नॉर्मल कपड़ा नहीं है, वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का एक पार्ट रहा है। सो दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड अ स्टोरी बिहाइंड इट। बिल्कुल। एंड जो यूथ है उसको आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खाली डिज़ाइन ही अच्छा ना हो, कंफर्ट फैक्टर भी हो।
और जैसा कि सर ने हमें बताया कि खादी कपड़ा जो है वो समर्स में आपको कूल जी। रखेगा एंड विंटर्स में आपको वो वार्मथ देगा। बिल्कुल। तो वो कंफर्ट फैक्टर जो खादी से निकलता है वो कहीं किसी और फैब्रिक से नहीं निकलता है, एंड वो सस्टेनेबिलिटी वाला पार्ट तो है ही। एंड प्लस जो आज के यंगस्टर्स हैं वो सिर्फ कपड़े ही नहीं, वो खादी को और भी प्रोडक्ट्स में इंक्लूड कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन या जी। डिज़ाइन इंटरवेंशन। तो आज का जो यूथ है वो प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, वो देख रहा है कि खादी को और हम किस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। बिल्कुल। सो दे आर वेरी मच प्राउड ऑफ द नेशन। बिल्कुल। ज़मीन से जुड़ने का जो जज्बा हम सबको सिखाया जाता है घरों से लेकर समाज में भी, वो शायद आपके युवा में कहीं ज़्यादा है, और शायद वो इस चीज़ से कभी भी नहीं कतराते, ना ही पीछे हटते अगर उनको अपनी या कोई भी स्वदेशी चीज़ को अगर अपनाना हो। मैम, बातचीत आपसे और भी करेंगे, सर आपसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल दर्शकों, घर परिवार के प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की ओर। जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो आम से ख़ास बन जाते हैं और दूसरों के लिए भी मिसाल कायम करते हैं। तो उसी से संबंधित हमारा अगला सेगमेंट भी होता है, जिसमें हम आपको बता दें अलग अलग चीज़ें होती हैं जो इंसान को ख़ास बनाती हैं, वो चाहे आपका खूबसूरत बॉन्साई पौधा ही क्यों ना हो, क्योंकि ये पौधे ऐसे होते हैं जो हर किसी का मन मोह लेते हैं। उनकी यूनिकनेस जो होती है या जो उनकी आकृति होती है वो हर किसी को आकर्षित करती है। आइए इसी से संबंधित देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हम हैं कुछ खास। राम प्रवेश जी एक आम इंसान की तरह सर्विसमैन हैं, ये सचिवालय में कार्यरत हैं, लेकिन इसके साथ ही जब भी इन्हें समय मिलता है ये अपने घर के पेड़ पौधों पर ध्यान देते हैं, स्वयं इनकी देख रेख करते हैं और ये प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इन्हें स्केचिंग और पेंटिंग का भी खासा शौक़ है। प्रकृति से मतलब पहले से ही किसानी करते हुए जो है रहा है। यहाँ आए जब 2008 में हमने घर बनवाया तो उस समय मैंने बाहर एक लॉन भी बनवाया था, लेकिन दीमक के कारण जो है उसको हटाना पड़ा। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जब छत बनी तो फर्स्ट फ्लोर पर पहले तो करीब 150-200 गमले थे, उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब तो अडेनियम का शौक इतना हो गया है कि मेरे पास लगभग 1700-1800 प्लांट हैं, जिनकी मैं मतलब वही ऑफिस से आने के बाद 8 से 10 बजे तक वही 2 घंटे 1.5 घंटे टाइम देता हूँ। और बहुत सारे प्लांट मेरे ऐसे हैं जिनमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। गर्मियों में हफ्ते में 2 बार और जाड़े में केवल 1 बार। पानी की आवश्यकता नहीं, इसलिए बहुत देखभाल वाले प्लांट नहीं हैं, लेकिन प्लांट सारे महंगे हैं। राम प्रवेश जी जिन्होंने अपने घर में खूबसूरत सा गार्डन तैयार किया है जो देखने में बहुत ही आकर्षक और मनमोहक होने के साथ ही हमें प्रकृति के बेहद करीब भी ले जाता है। आज के वर्तमान समय में बढ़ते शहरीकरण के साथ ही हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। शहरों की ओर बढ़ती आबादी और बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई के चलते हम सभी स्वच्छ वातावरण और अपनी प्रकृति से वंचित हैं। ऐसे में अपने घर में छोटा सा किचन गार्डन या वर्टिकल गार्डन बनाकर, यानी घर में छोटी सी व्यवस्था करके हम अपनी प्रकृति के करीब जा सके हैं, साथ ही साथ एक स्वच्छ वातावरण भी पा सकते हैं। ग्राफ्टिंग करते समय बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक तो ब्लेड नहीं हो, शार्प ब्लेड हो। दूसरा जो है टेप अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि कई टेप होते हैं जो खींचने पर टूट जाते हैं, तो टेप अच्छी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ग्राफ्टिंग पे बस यही खास ध्यान रखना है कि उसमें ब्लेड नहीं हो बस। बागवानी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यही है कि चूंकि हम लोग शहर में रहते हैं और शहर में वृक्ष तो कम पाए जाते हैं, तो सबको अपने अपने घरों में 10, 20, 50 पौधे जो है ऐसे लगाने चाहिए जो ऑक्सीजनल हों। ऑक्सीजनल में जैसे सेंसवेरिया है, जेट प्लांट है, ये सारे पौधे जो है आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं। तो इससे जो है वातावरण भी अच्छा रहता है अपने घर का। जब अपने घर का वातावरण तो बाहर भी थोड़ा उसका प्रभाव पड़ेगा।
और इसी के साथ हम अपने घर परिवार की चर्चा पर वापस आते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सब जानते हैं समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं, या कहें धीरे धीरे लोग आगे आ रहे हैं, जो पर्यावरण को लेकर के चिंतित हो और उस पर काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा अपने छत पर ही बोनसाई का इतना खूबसूरत गार्डन इन्होंने बनाया, जो अपने आप में यूनिक है और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को भी आकर्षित करता है कि हम भी जो छोटी चीज़ हमसे हो सकती है वो पर्यावरण के लिए करें। और इसी के साथ सर हम आपके पास आएंगे, और जैसे कि हम सब बात कर रहे हैं खादी पर, तो सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो भारत की जो टेक्सटाइल विरासत है उसका प्रतीक माना जाता है खादी को। जब हम पहले ज़माने की बात करते हैं खादी का स्वरूप अलग था, अब बदल चुका है, आपने इस चीज़ को हमें बताया है। सर क्या कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं इसकी जो लोगों को और आकर्षित करती हैं? एक चीज़ मैंने सुना था कहीं पर, कहा जाता है खादी के लिए वो जितनी पुरानी होती जाती है, जितना हम उसको वॉश करते जाते हैं, वो उतनी मजबूत और उतनी शानदार होती जाती है। इसी तरह और भी खासियतें होंगी, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। खादी जो है विशेषकर हाथ की बनी होती है, तो जो क्लियर है कि हाथ से बनी हुई वस्तु है, और हाथ से बनी उसकी कताई है, बुनाई है, उसके बाद उसकी फिनिशिंग है। फिनिशिंग में अगर वो कलरेशन की ज़रूरत है, डाइंग की ज़रूरत है, तो डाइंग करी जाती है। तो आपका यह है कि खादी में यदि रंग भी है, अगर उसको डाइंग इतना अच्छे से कर दिया जाता है कि हमारे ख्याल से जब तक आप कपड़े को पहनेंगे, जब तक आप उसको अच्छे से बना के रखेंगे, वो बरसों तक चलती है। कभी खादी ये हम लोग खुद भी प्रयोग करते हैं, लोगों को देखते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि कपड़े में कोई भी हमें कमी नज़र नहीं आती जब तक फट ना जाए, मतलब उसको अंतिम डैमेज ना हो जाए खादी। और रही बात है उसमें निखर पर डे, अगर आप पर डे उसको उसी टाइप से उसके मतलब धुलाई वगैरह या वॉशिंग वगैरह उसकी करवाते हैं, खुद कर लें या ड्राई क्लीनर्स करवा लें। अगर ड्राई क्लीनर्स कराते हैं तो फॉरएवर के लिए है, आप बराबर का ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ये बात सत्य है। क्योंकि हम लोग भी यूज़ करते हैं खादी, तो उसमें देखते हैं कि खादी में कोई मतलब हम जैसा फर्स्ट डे पहने हैं, लास्ट जब तक वो मैंने एक लास्ट का डैमेज पे जाके वो ख़त्म होती खादी है। खादी चूँकि खादी मतलब एक नेचुरल चीज़ से बनी हुई, सीधे, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। अगर मिलावट की आवश्यकता होती है तो जो भी मिलाया जाएगा वो प्योरली मिलाया जाएगा। बिल्कुल। जैसे आपके सूती खादी के साथ पॉली खादी है, पॉली वस्त्र मिला के थोड़ा सा और फिनिशिंग करने के लिए पॉली वस्त्र मिला दिया जाता है, तो कितना वो और अच्छा हो जाता है, उसको धुलाई सफाई करने में आसानी हो जाती है। तो ये लगेगा प्रेस्टिंग करेंगे तो बहुत वो 1-2 दिन और अच्छा पहन सकते हैं उसको। इसके बाद जैसे खादी है, एक सिल्क की खादी है, सिल्क भी नेचुरल है, अगर उसमें अगर कोई मिलावट न किया जाए तो नेचुरली रहेगा। मगर उसको क्या है, कुछ न कुछ कोई धागों को किसी चीज़ को अगर यूज़ कर देते हैं तो थोड़ा सा उसमें और अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, डिजाइनिंग कर देते हैं कुछ। जैसे कपड़ों वस्त्रों में आप बच्चों के लिए अलग है, आपने डिज़ाइन करके दिए, बच्चों के हिसाब से कर दिया, बड़ों के लिए, युवा के लिए हमने बताया, जैसा बताया। खादी जब तक आप पहने, अगर 10-15 साल तो आपको पता ही नहीं चलेगा मतलब खादी है। उसको लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल आप इसको आपके बशर्ते, हाँ ये है कि थोड़ी सी महंगी हो सकती है कास्टिंग की वजह से, क्योंकि कच्चा माल भी की कीमत भी दिन पर दिन का, जैसे कपास है इसकी कीमत भी बढ़ रही है, रुई धुनाई फिनिशिंग प्लांट भी हम लोग ने लगा हुआ, KVIC ने लगा रखा है आपका यहाँ पे रायबरेली में फिनिशिंग स्लैब प्लांट लगा रखा है, तो वहाँ से लोग रुई उठाते हैं, गुणवत्ता युक्त उठाते हैं, उससे जो कपड़ा बनता है तो उसको यही कि मैनुअली बनाया जाता है, आज भी है। तो जितना महीन, जितना अच्छा, जितना कलर होगा, कलरफुल होगा, जिसके हिसाब से आप चादर भी ले सकते हैं, अच्छी चादरें। सर इसी चीज़ पर हम आना चाह रहे थे, आपने इतनी बारीकियां बताई और इस तरह से इन्हांस किया जा रहा है उस कपड़े को, जो शायद लोगों को लगता है कि सिर्फ एक कपास का बुना हुआ कपड़ा है, वो सिर्फ उतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। और इसी तरह हम जब देखते हैं खादी की बात तो लोगों के जहन में आता है कि सिर्फ हम परिधानों की बात कर रहे हैं, लेकिन असल बात तो यही है कि परिधानों से उठकर है और बहुत जो इसका एरिया है वो बहुत विस्तृत हो चुका है। तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि परिधानों के अलावा और किन किन रूपों में हम खादी को इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए इसमें जो है आप कपड़ों, आप जो पहनने वाले कपड़े हुए, उसके बाद आपके रजाई, गद्दे, तकी, कवर्स, पर्दे, और आप उसमें डिजाइनिंग करने में भी आप फ्लोर मैट में भी इसका प्रयोग करते हैं, मैटिंग में भी कर लेते हैं। मतलब खादी को आप
डिफरेंट टाइप में आप यूज़ कर सकते हैं। मगर वो अगर आपने पर्दे लगा दिए तो लग गए तो 10, 15, 20 साल के लिए अगर धुलवाते रहिए ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ मेरे यहाँ लगे हुए पर्दे हैं, तो मतलब ऑफिसर्स वगैरह, तो एक बार हमने लगवा दिए तो पर्दे आज भी वैसे वैसे। खादी को अन्य पर्दे तो एक बार लगेंगे कि हाँ हो कुछ डैमेज हो, मगर इनमें कलर में कोई फ़र्क नहीं आता। कपड़ा है अच्छा लगता है, जैसे खादी का अपना स्वयं है, लोग कहते हैं ये स्वदेशी भावना है, लोग दिमाग में रहता है कि अरे खादी ग्राम खादी के कपड़े, तो लोग हमसे भी कहते हैं अरे आप खादी ग्राम उद्योग में हैं, तो हम कहते हैं कि जी अरे बहुत अच्छा है आपका कपड़े देखिए एक दिमाग में है स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है कि हमें पूंजी का भी एक माध्यम बना हुआ है और इसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं। इसमें खादी संस्थाएं बहुत सारी जो रजिस्टर्ड हो गई हैं, उन्होंने बहुत सारा वो बनाते हैं, तो डिफरेंट है, चादर है, तौलिया है, सप्लाई गवर्नमेंट सप्लाई भी होती है, भारत सरकार कराती है। रेलवे में आप जाइए तो उसमें भी कपड़े आप देखेंगे जो चादरें होती हैं तो वो खादी के, कंबल भी खादी के बनते हैं। तो खादी विस्तृत ब्रांड है और बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स इसके बनाए जाते हैं। ये चीज़ कहीं सुना था कि खादी सिर्फ खादी ना हो करके हम इसको गांधी जी के सपनों की खादी के नाम से जानते हैं, और बिल्कुल वो सपना साकार है आज के समय में। जिस तरह से हर एक क्षेत्र में हर तरह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं खादी को, कहीं ना कहीं ये आगे जा करके बहुत हद तक इसका जो दायरा है वो विस्तृत हो जाएगा। मैम आपके पास आएंगे और आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि हम दो लुक हमेशा इंडिया में फॉलो करते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक स्टाइलिश लुक, चाहे उसको हम वेस्टर्न भी कह सकते हैं। जब हम आज के समय की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि खादी में कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें हम सबको मिलती हैं। तो हम आपसे उन अटायर या उन लुक की बात करना चाहें जो हमें ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों वे में खादी के थ्रू मिल सकती है। ओके जैसे कि मैंने अभी इससे पहले भी बोला आपसे कि कपड़ा जैसे जैसे खादी का फाइन होता जा रहा है तो उसके सिलुएट्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं डे बाय डे। तो अब सिलुएट्स जो इम्प्रूव हो रहे हैं उसको हम थोड़ा सा कॉन्टेम्प्रेरी लुक में ला रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं इंडो फ्यूजन लुक में ला रहे हैं, जिससे कि ज़रूरी नहीं कि इंडिया के लोग बल्कि ग्लोबली भी ये सारा आपका जो खादी का फैब्रिक है वो डिज़ाइन के रूप में पहुँचे बाहर, अटायर्स के रूप में पहुँचे। एंड जो हमारा यूथ है वो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले कर रहा है इस चीज़ को और ज़्यादा पिवटल बनाने के लिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि सर ने अभी बात की, उससे मुझे ध्यान आई एक बात कि सर ने बोला कि छोटे बच्चों के अटायर्स में जो खादी का उपयोग हो रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब हम छोटे बच्चों के कपड़ों की बात करते हैं तो उनके कपड़े जो होने चाहिए बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली होने चाहिए ताकि बच्चे की बॉडी पे रैशेस ना पड़े। तो खादी जो है वो बहुत अच्छा कपड़ा है छोटे बच्चों के प्रयोग में लाने के लिए। और मैम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि देखा जाता है आजकल का पोल्यूशन या एटमॉस्फेयर जिसमें हम रहते हैं, मुझे लगता है बच्चे ही क्या हर किसी को जो स्किन फ्रेंडली कपड़े हैं वही समझ में आते हैं, वही सही लगते हैं और वही पहनना उनको कंफर्ट फील कराता है। इनफैक्ट बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों के सॉफ्ट टॉयज में भी बच्चों के खादी में बन रहे हैं जी। यार्न्स को क्विल्ट करके आपके क्या कहते हैं सॉफ्ट टॉयज बन रहे हैं विच आर वेरी मच इको फ्रेंडली कि बच्चा अगर उनसे खेल रहा है तो उसमें कहीं से भी कोई केमिकल्स इन्वॉल्व ना हो। और सर ने जैसे कि डाइंग की बात की, तो जब हम डाइंग की बात करते हैं तो सिर्फ हम केमिकल डाइंग नहीं, हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो खादी तो हमारा कपड़ा सस्टेनेबल है ही, तो हम उसके ऊपर अगर वेजिटेबल डाइज जो हैं हमारी सस्टेनेबल डाइज उनका यूज़ करते हैं तो कपड़ा और ज़्यादा आपका एक बहुत ही सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल खरा उतरता है। जैसे कि हम हल्दी का उपयोग करते हैं पीले रंग को लाने के लिए, रस्ट का यूज होता है आपका जी। इंडिगो फेरा के लिए भी कुछ ऑर्गेनिक ऐसी चीजें हैं जो हमारे किचन या कहीं आसपास अवेलेबल है, उनको यूज करके डाई किया जा रहा है। बिल्कुल अनियन के छिलके जो होते हैं, जो आपके प्याज के छिलके होते हैं, वो आपका कलर लाने में उपयोग होते हैं। ऑरेंज की पील्स जो होती हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइंग। एंड इनफैक्ट इंडिगो फेरा प्लांट होता है स्पेसिफिकली जो आपका इंडिगो कलर के कपड़े जो आपके बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ में आते हैं। मैम एक और चीज़, जैसे कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, त्योहारों की शुरुआत हो ही चुकी है और इस बीच बहुत सारे लोग होंगे जो मार्केट में ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे नए कपड़ों को लेकर के या घर को सजाने को लेकर के। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में अगर हम खादी के ऑप्शंस देखें या बजट फ्रेंडली कुछ ऑप्शंस देखें तो क्या कुछ हो सकते हैं वो? सबसे पहले तो सब लोग अपना घर सजाने के लिए आई एम श्योर एक बजट की लिस्ट बनाते होंगे कि उनका बजट किधर स्टैंड होता है।
दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि आप जब दिवाली पे अपना घर डेकोरेट करें तो बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको कुशन कवर्स लेने हैं जो आपके लंबे टाइम तक ड्यूरेबल हो और आपके घर की शोभा भी बढ़ाएं। आपके घर के पर्दे हैं, आपका बेड लिनन है जो जहाँ पे खादी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब तो इतना ज़्यादा वेरिएशन आ गया है कि आपकी जो फुटवेयर है उसमें भी खादी फैब्रिक का यूज़ होता है, खादी के शूज़ भी बनने लगे हैं। घड़ी में आपके खादी के स्ट्रैप्स जो हैं, वॉच के स्ट्रैप्स, उनका यूज़ होने लगा है। आपके टॉवल्स हैं, हैंड टॉवल्स हैं, मतलब अब जो है प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। बिल्कुल, मतलब रोजमर्रा की 1000 ऐसी चीजें हैं जो हमें खादी में अवेलेबल हो सकती है और हम आसानी से उनको ले सकते हैं। बिल्कुल। सर, एक और चीज़ यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं मेक इन इंडिया ने कहीं ना कहीं खादी को एक नई ऊंचाई दी, एक नई उड़ान दी है। सेम एज हम जब बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की, तो वो भी कहीं ना कहीं खादी को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर गया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन योजनाओं ने या जो इस तरह के गवर्नमेंट प्लान्स होते हैं उसने खादी को कितनी हाइक दी आज के समय में? देखिए, खादी को विशेषकर आगे बढ़ाने में कोशिश गवर्नमेंट ने किया है कि उनको किसी प्रकार की सुविधाएं देकर, कि जैसे मान लीजिए कि चूँकि इसमें गांव के लोग जुड़े होते हैं, महिला जो कताई का काम करना, थोड़ा सा ज़मीन से बताना चाहता हूँ कि जो स्पिनिंग का जो वर्क हो रहा है वो कहीं एक ऐसे प्लेस में नहीं हो रहा है जहाँ पे एयर कंडीशन व्यवस्था में, वो एक गाँव में हो रहा है। तो आज भी महिलाएं गांव में चरखे काटती हैं, चाहे वो सिंगल थ्रेड वाला हो, चाहे आपका एनएमसी चरखा हो, सूत काट रहे हैं, पर वो सूत जो है आपके गांव से जो है, तो जो इसके कताई करने वाले या बुनाई करने वाले दोनों को लाभ देने के लिए कि इनको भी थोड़ा सा लाभ मिले, तो गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं, जैसे हमारे खादी ग्राम उद्योग में एक योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना, जिसमें हम उनके अगर उन्होंने 100 रुपये का काम किया है तो 15 रुपये हम उनको देते हैं, मतलब 100 रुपये में 15% का उनको एक रेशियो तय कर दिया है कितना देंगे। तो एक और उनके प्रोडक्शन के बेस पे दिया है कि टोटल जैसे वो प्रोडक्शन जितना करेंगे उसका 15% हम देंगे। 15% के भी 3 भाग उन्होंने पार्ट बना रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है 33%, 34%। जो 34% अंश है वो हम उन जो गांव में लोग काम कर रहे हैं, कताई बुनाई कर रहे हैं, मैं उनको अंश ये बोनस के रूप में दिया जाता है। जो 66% अंश आता है, जो संस्था काम करवा रही है उसको दिया जाता है कि आपने भंडार का वो करवाइए, रेनोवेशन करवाइए, स्किल्ड कराइए। और जो इस समय आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के अवसर पर छूट का भी प्रारंभ हो गया है। अच्छा। तो हाँ, इस समय गांधी जयंती का छूट का जो अभी 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे हजरतगंज गांधी आश्रम में उद्घाटन भी किया है, चरखा चला के उद्घाटन किया 2 दिन। तो उसमें है कि 25% की छूट जो है, ये चूँकि पहले स्टेट गवर्नमेंट 10% देती थी, पर जब से एमडीए लागू हो गया तो गवर्नमेंट ने एमडीए में ही, चूँकि भारत सरकार ने उसको उसी में जोड़ दिया है, उनकी भी एमडीए योजना लागू है, तो उसी पैटर्न पर स्टेट गवर्नमेंट ने भी एमडीए लागू कर दिया। बिल्कुल। उसमें कहा कि जो 15% हम दे रहे हैं वो इनकी बिक्री पर छूट के आधार पे आप दीजिए, उसमें 25% का यूज़ करिए। तो इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के जो छूट आपको मिलेगी, ये दोनों को मिला के ही मिलती वहाँ पे। बिल्कुल समझ। सर, कहने का सेंस ये भी है कि जो बेसिक वर्कर्स थे या जिनके घरों से निकल रही थी धागा, वो निकल रहा था खादी का, उनको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा आर्थिक मदद रही है और वो चीज़ें आगे चलकर ऑब्वियसली चीज़ों को बेहतर करती हैं। वो बहुत खुश भी है इस चीज़ से कि हमको फ़ोन करते हैं साहब हमको नहीं मिला, तो खुश भी होते हैं कि चलो हमें कुछ तो मिल रहा है, और 12 महीने मिल रहा है, तो मतलब यह 12 मंथ्स बराबर मिल रहा है। जैसे जैसे पैसा चाहे हमारे यहाँ से आ रहा हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा हो, बराबर मिल रहा है। इससे सर एक बात जरूर रिफ्लेक्ट होती है कि सरकारी योजनाएं होती ही ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं या जो काम करने वाले हैं उनके उत्थान के लिए बहुत कुछ करती हैं। और इसी से संबंधित दर्शकों हमारा अगला सेगमेंट भी है। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, संगठन में शक्ति, जिसमें हम आपको से रूबरू कराते हैं कुछ ऐसी सरकारी योजनाओं को जिनका लाभ उठाकर बहुत सारे व्यक्तियों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना और अपने गांव का, साथ ही समाज का उत्थान भी किया है। आइए देखते हैं सेगमेंट संगठन में शक्ति। भारत की नारी शक्ति आज लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है और उनकी इस उड़ान में उनके पंखों को बल मिल रहा है सरकार की विभिन्न योजनाओं से। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना एक ऐसा ही प्रयास है महिलाओं की इस उड़ान को खुला आसमान देने का।
इसी कड़ी में चलिए आज आपसे मिलवाते हैं यूपी की पहली महिला ड्रोन दीदी सुनीता देवी से। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जिले के एक छोटे से गांव के बेहद आम परिवार की रहने वाली सुनीता देवी के सपने हमेशा से ही खास रहे हैं। साथ ही किसान परिवार से होने के कारण कृषि से उनका जुड़ाव हमेशा से ही रहा। अपने इसी जुड़ाव के चलते आज सुनीता देवी यूपी की पहली महिला ड्रोन दीदी बनकर देश भर में ख्याति पा रही हैं। मैम, जब से मैं ड्रोन दीदी बनी हूँ तब से एक मतलब नया जोश जिसको कहते हैं, नई तरंगे जैसे जोश मिला है। जब से मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी मन की बात में, वो एक ऐसा मतलब मेरे जीवन का बदलाव हुआ है जिससे मुझे बेहद खुशी होती है कि अच्छी अच्छी जगह पे मुझे बोलने का मौका मिलता है। तो मुझे मतलब बहुत खुशी होती है मुझे मैम कि मैं और मेरे परिवार को, मेरे रिलेशन में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको मेरे ऊपर गर्व होता है कि मेरे माध्यम से उन लोगों की मतलब पहचान बनी है। किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने और उन तक उसका फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत ड्रोन दीदी सुविधा का प्रावधान रखा गया, जिससे एक और खेतों में कीटनाशक छिड़काव के लिए किसानों का लगने वाला समय तो बचेगा ही, वहीं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित रूप से बनी रहेगी और ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर ग्राम की महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो सकेंगी। ड्रोन दीदी सुनीता देवी प्रशासन की इसी पहल का सफल उदाहरण है। सुनीता हमेशा से ही सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जुड़ती रही हैं। समय समय पर प्रशासन की खेती पर आधारित तमाम कार्यशालाओं से प्रशिक्षण प्राप्त कर खेती किसानी की बारीकियों को समझा और जाना। सुनीता ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी रहीं, जहां वो गांव की अन्य महिलाओं को योजना से मिलने वाले लाभ और सुविधाओं के प्रति जागरूक किया करती थीं। साथ ही इच्छुक महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया करती थीं। इसी दौरान उन्हें एक कार्यशाला में ड्रोन देखने और उसके बारे में जानने का मौका मिला और तभी उन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी यंत्र को सीखने की ठानी। लोगों के मजाक और तानों की परवाह किए बगैर सुनीता देवी पूरी लगन से एकाग्रचित होकर इसे सीखने लगी। परिणाम स्वरूप उनकी कार्यकुशलता के चलते जल्द ही सुनीता देवी का ड्रोन दीदी के लिए चयन हुआ, जहां उन्हें ड्रोन का इस्तेमाल कर खेतों में छिड़काव विधि की बारीकियों को सिखाया गया। अब ड्रोन की ये उड़ान न सिर्फ उनकी जीविका उपार्जन का माध्यम है, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को इस योजना से जुड़ने के लिए भी वो प्रेरित कर रही हैं। सुनीता देवी की मेहनत और इस जज्बे को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी सराहा गया है। सुनीता जी, ये ड्रोन दीदी बनने का आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आपको ट्रेनिंग कहाँ मिली? कैसे कैसे बदलाव क्या आया? मुझे पहले से जानना है। जी सर, ट्रेनिंग हमारी फूलपुर एफको कंपनी में हुआ था इलाहाबाद में, और वहीं से हमको ट्रेनिंग मिली है। ग्राम और राज्य स्तर पर भी उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। सुनीता देवी के यूपी की पहली महिला ड्रोन दीदी बनने के इस खूबसूरत सफर के हर पड़ाव पर उनका परिवार और उनके पति का साथ हमेशा रहा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, जिसमें कि ये ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है, उससे बहुत प्रसन्नचित हूँ, क्योंकि जो इस उद्देश्य को ला करके हमारी हज़ारों बहनें जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थीं, वो आज तमाम प्रकार के स्वरोजगार से जुड़ गईं। और जो ये स्वयं सहायता समूह का संचालन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत होता है, उसमें एक तो सबसे पहले ये ज़रूरत मतलब हो जाती है कि जो हम स्वयं सहायता समूह का गठन करते हैं, उसमें 8-10 महिलाएं 15 महिलाएं एक साथ जुड़ती हैं, जो एक दूसरे से सबसे उनकी मासिक बचत तो होती ही होती है, और साथ साथ में वो अपना एक जो छोटी बचत को बड़ी बचत में भी तब्दील करती हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब हमारा थोड़ा सा समूह ग्रोथ करता है, फिर हम उनको आरएफ के तौर पर उनको 15,000 रुपये मिल जाते हैं, फिर उनको सीआईएफ के तौर पर 1,10,000 रुपये मिल जाते हैं, जिससे वो आपसी लेन देन करने में तो उनको सरलता होती है। पहले वो सेठ महाजन से इधर उधर पैसे ले लेती थी, कई % ब्याज पे लेती थी,
और रोज़गार करने के लिए उनके पास ऋण लेना पड़ता था। अब उनको 1,10,000 रुपये ऋण मिल जाता है जिसका कोई ब्याज नहीं रहता, और वो अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तमाम प्रकार के कार्य कर रही हैं। इसी तरीके से हम लोग करीब 2012 से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तमाम प्रकार के गाँव में जा कर के जो युवा लड़कियों के साथ मिल कर के, महिलाओं को मिल कर के स्वयं सहायता समूह क्या है, स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या है, स्वयं सहायता समूह किस तरीके से काम करता है, इससे जुड़ने से क्या लाभ होते हैं, इस पर हम लोग काफ़ी समय से काम करते रहे। और हम पति पत्नी दोनों लोग निःशुल्क तौर पर भी काफ़ी 8-10 साल 6-7 साल काम किए हैं। आत्मनिर्भर होती महिलाओं के फिर एक नए उदाहरण के साथ जल्द होगी हमारी मुलाकात। और इसी के साथ वापस आते हैं हमारे घर परिवार के अंक में, और हम जिस तरह से बात कर रहे हैं फैशन की दुनिया में खादी पर। मैम, साक्षी मैम आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, हम लोगों ने थ्रेड पर बात की, किस किस रूपों में किस किस तरह से हम खादी को इस्तेमाल करें, इन सब चीज़ों की बात होगी। अब मैम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, हमारे समाज में हमारे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ब्रांड के बहुत शौकीन होते हैं। एक ट्रेंड थोड़ा सा चल पड़ा है कि अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे तो कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी में आपके कुछ ज़्यादा ही निखार लाते। हम खादी में जब ब्रांड्स पर जाते तो क्या कुछ ऐसी सुविधाएं या कहें कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ब्रांड से मिलाकर ही हम खादी में यूज़ कर सकते हैं? जी, आज के टाइम में बहुत सारे कोलैबोरेशंस ऑलरेडी हो रहे हैं खादी में जी। एंड यूथ के लिए मैं बोलना चाहूँगी, सिंस आई एम ऑल्सो टीचिंग करेंटली टू ऑल द यूथ ऑफ द नेशन, कि यूथ के लिए खादी जो है वो ऑलरेडी एक ब्रांड है। ऐसा नहीं है कि खादी एक ब्रांड नहीं है, बिकॉज खादी ऑलरेडी एक लग्जरी में एक कन्वर्ट हो चुका है। खादी में भी हमें ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। अगर हम ब्रांड के शौकीन हैं तो हम स्टोर पर जाइए तो देखेंगे आपको ब्रांड अच्छे से अच्छे, दिल्ली स्टोर, लखनऊ। सर एक और चीज़ है, जब हम बात करते हैं इतना बड़ा महकमा, इतने सारे लोग इस कपड़े से या कहें इस खादी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जब हम रोजगार की तरफ देखते हैं तो किस तरह से खादी ने रोजगार उपलब्ध कराया है? जी जी जी, देखिए खादी में जो पहले तो रोज़गार वो उपलब्ध हुआ जब हम शुरुआती स्वाधीनता आंदोलन हुआ, जब हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ। तो उस समय की हिस्ट्री ये है कि जो लोग यहाँ पर हमारे यहाँ कपास बहुत आयत मात्रा में, सिल्क भी मिलता है, कपास भी हमारे यहाँ पैदावार बहुत अच्छी होती है इंडिया में। तो क्या होता था कि यहाँ से लोग कपास ले जाते थे और उसका वहाँ पे बाकायदा उनका सब निकाल के, कॉटन निकाल के, रुई निकाल के, उसके अंदर बीज सब निकालने के बाद वो वहाँ की सूत कताई करते थे मिलों में या कैसे भी सूत कताई करते थे। तो वो जो रोज़गार देते थे वो, चूँकि कुछ काम तो हाथ से ही होना था वहाँ भी, जैसे उसमें से बीज निकालना या कुछ करना, कुछ काम तो हाथ से होते थे, तो जितना रोज़गार का अवसर था वो तो उनके पास था। यहाँ के लोग केवल कृषि करके छोड़ देते थे, कृषि पर ही आधारित, कृषि के अलावा बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे। तो क्या होता, पॉवर्टी ज्यों की त्यों बनी रहती थी। उनको एक मतलब सिंपली भोजन के लिए ही मतलब जीना था, जीने के लिए भोजन मिला था, बस उस समय ये पोजीशन थी। तो क्या हुआ, जब स्वदेशी आंदोलन, जब इस समय आंदोलन हुआ तो उन्होंने यही सब देखा कि हमारा ही सूत है, हमारा ही कपास है, हमारी रुई है, और हमको ही कपड़ा बना के वापस कर देते हैं और बेचते मेरे देश में है। हमारा देश मार्केट प्लेस बना दिया उन्होंने, कि व्यापार का केंद्र इंडिया को बना दिया, भारत को बना दिया, और सब चीज़ें बनाते वो थे। जैसे चाइना का बहिष्कार हुआ क्योंकि चाइनीज चीज़ें वो बनाते हैं और थोप देते थे हमारे पर। यहाँ के लोग सस्ते दरों पे, सस्ते के चक्कर में सब खरीदते थे, क्योंकि यहाँ के मेक इन इंडिया चीज़ें टिकाऊ होती हैं, मजबूत होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। यहाँ की बनी हुई हर वस्तु बहुत अच्छी होती है, मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, और इसमें दोबारा बनाया भी जा सकता है, इसको सुधार किया। पर अन्य देशों की चीज़ें एक बार बनती हैं, एक ही बार में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो मतलब उसका यूज़ दोबारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से खादी का था, वो बना के मतलब उसका विरोध इसी बात लिए किया गया कि हम उनको वो जो है क्यों हम यूज़ करें, हम अपना कपड़ा, हम अपना रोज़गार दें। तो जो रोज़गार आया तो लोगों के हाथ में चरखा दे दिया उन्होंने, सिंगल थ्रेड का चरखा दे दिया, सबके हाथों में दे दिया, कहा अपना कपड़ा बनाइए और अपना इसको बुनाई करवाइए। जो भी बुनकर भी उस समय काफ़ी मात्रा में थे, तो वो लोग बुनते भी थे। तो क्या होगा, कपड़ा बनाइए, सूत काटिए, कपड़ा बनाइए, अपना पहनिए। यानी पहनने को भी उन्होंने कह दिया कि हम विदेशी कपड़े में नहीं हम निर्भर नहीं रहेंगे। सर, ये वो वक्त था जहाँ पर हम खादी को बहुत ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वे में था ये पोजीशन। धीरे धीरे क्या हुआ
कि जब हमारा देश स्वतंत्र, भारत देश स्वतंत्र हुआ तो खादी कमीशन की स्थापना हुई जी। खादी के लिए 1920 में इस खादी को जो है से प्रारंभ होकर महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। उसके बाद ये जो आगे जब हम संविधान में इसको है खादी ले लिया, खादी को संविधान में जोड़ लिया जाके कॉन्स्टिट्यूशन के श्री गांधी आश्रम की स्थापना कर दी। वो क्या होगा, पूरा खादी संघ बन गया। तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे गांधी आश्रमों का वर्चस्व, गांव-गांव में चरखे दे दिए उन्होंने। और उन्होंने कहा सूत का तो अपनी मजदूरी लो, चाहे कपड़े के रूप में, मतलब उसमें चूंकि पैसे की अभाव था तो कपड़ा देते थे, कहते हैं जितना बनाओगे कपड़े। 2010 का जो टाइम था वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट था खादी के लिए। धीरे पैसे का अभाव था उसमें, और धीरे धीरे उस वक्त से अब तक अगर देखें तो स्वरूप बदलता गया। तो क्या हुआ, जब देखा कि एक धागे से उतनी, उस समय लोग उतने में ही खुश थे, रोजगार बढ़ता, हर गांव की जितनी महिलाओं का काम था केवल कताई का काम करना, सब महिला पुरुष जो भी इच्छा थी। धीरे धीरे क्या हुआ, उस चरखे को सुदर्शन, पहले था सुदर्शन चरखा, यरदा चरखे, बहुत सारे चरखे नाम हुए उनके। जैसा गांधी जी यरदा जेल में काटा तो यरदा चरखा हो गया, सुदर्शन चरखा, कुछ ऐसे लकड़ी वाले चरखे होते, कुछ ऐसे चलाने वाले होते, हर प्रकार के चरखे सर बने। इन बातों से एक बात तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, जो शायद दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे कि उस वक्त से लेकर के, चाहे स्वतंत्रता के बाद का या पहले का टाइम रहा हो या अब का टाइम हो, हर एक तरह से खादी ने रोजगार जो है वो लोगों को उपलब्ध कराया। प्लस जो सरकारी योजनाएं थी उन्होंने इसको और ज्यादा हाइक दी, जन जन तक पहुंचाया और हर एक प्रदेश तक पहुंचाया। और दर्शकों, ये जो हमारी आज की चर्चा है जिस पर हम बात कर रहे हैं खादी पर, इसको हम जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त आता है कि हम बढ़ें अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है टिप्स, जिसमें हम आपको छोटे छोटे से टिप्स देते हैं और आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको आसान करते हैं। और ऐसा ही हमारा आज का टिप्स है जिसमें हम बात करने वाले हैं कपड़ों पर। जी हाँ, और कपड़ों के लिए हमेशा से ही कहा जाता है कि कपड़े अगर आप वॉश कर रहे हैं तो कपड़ों के हिसाब से, यानी फैब्रिक के हिसाब से ही डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है, जो कपड़ों की लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। सेम एज अगर घर में आप सफ़ेद कपड़े धो रहे हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि हमेशा अलग उसको धोएं, अलहदा करके धोएं, ताकि उनकी जो चमक है वो हमेशा बरकरार रहे। वैसे एक और चीज़, हर घर में एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते हैं, हैवी कपड़े होते हैं, अगर आप उनको स्टोर करके रखते हैं बहुत दिन बाद क्योंकि पहनना पड़ता है, ऐसे में कहा जाता है कि आप उनको पॉली बैग्स में या पेपर बैग्स में करके रखें, ताकि जो उनकी कढ़ाई है या जो उनकी बुनाई है वो ख़राब ना हो। और सर, इसी के साथ हमारी जो आज की चर्चा है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि फैशन की दुनिया में खादी इसको वापस जारी करते हैं। सर, एक और चीज़, जब हम बात करते हैं खादी की तो वोकल फॉर लोकल वाला तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आपने मेक इन इंडिया का भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया, लेकिन एक और चीज़ हुई है, लोकल टू ग्लोबल का भी जो सफ़र है वो खादी ने तय किया है। जी जी, जहन में अभी आ रहा 2022 का सर जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था, उसमें कहा जाता है खादी एक ऐसा स्टॉल था जिसमें सबसे ज़्यादा जो विदेशी थे उन्होंने विजिट किया, सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स थे वो इस खादी को मिले। बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई जिन्होंने ऑर्डर दिए यहाँ पर कि उनके जो ब्रांड है उसका और ज़्यादा प्रमोशन हो। तो सर, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आज के समय में खादी की क्या ख्याति है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय में खादी जो है, हम यह बताना ही चाह रहे हैं कि खादी को और बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए ट्रेड शो, ट्रेड फेयर्स ये प्रारंभ किए गए हैं। जैसे इसमें यहाँ भी हुआ था, यूपी में हुआ था ट्रेड शो लखनऊ में। जी हाँ। और यहाँ पे लोगों को बुलाया गया, इन्वेस्टर विजिट थे, समिट कराया गया, एक अभी पिछले 22 में भी हुआ है दिल्ली में प्रगति मैदान में, और एक अभी हाल ही में हुआ है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि हमारी खादी को या कपड़ों को, जो हमारे वस्त्र हैं जो हम लोग बनाते हैं, उसमें हमें लोग हमारे पास बाहर आए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय में लोग पहले इसको देखें, समझें और कि हमारा कपड़ा कैसा है, और हमें एक अंतर्राष्ट्रीय उसमें भी हमें एक वो प्रदान करें कि मतलब हमें स्थान दें उसमें कि हम और अच्छा कर सकते हैं। और चूँकि हमारे जो भी कपड़ा है, चूँकि नीचे से ऊपर तक जा रहा है, सब लोग जुड़े हुए हैं, तो इसी प्रकार से भारत ही नहीं, क्योंकि भारत भर में तो पूरा है ही है, उसके अंतर्राष्ट्रीय में जापान है, नीदरलैंड है, रूस है, ये आपका रूस नहीं, ये आपका USA है वगैरह, ये सब पूरे और काफ़ी देश हैं, स्विट्ज़रलैंड है। और मुझे याद है कि ये 1999 में
स्विट्जरलैंड में यहाँ समय समय पर फैशन वो होते हैं, फेयर से होते हैं, ट्रेड बुलाया जाता है हम लोग। हिम टेक्सटाइल करके बहुत है। जी बहुत सारे ट्रेड फेयर्स होते हैं जिसमें, तो वहाँ पर जो लोग यहाँ से लेकर गए उन्होंने अपने अनुभव बताए कि वहाँ कपड़े, ये समझो हाथों हाथ कपड़े बिक जाते थे, खादी के नाम से कहते थे यार, जो देखता था तुरंत पहनता था, कहता था मतलब इतना ज़्यादा डिमांड हो गई कि लोगों ने यहाँ के मतलब चूंकि कम समय के लिए होता है, लोग 3-4 इसमें हमारे डिजाइनर्स का भी बहुत रोल रहता है, रोल रहा है। जैसे कि सर ये चीज़ तो समझ में आ रही है बातों से कि जिस तरह से लोकल फॉर वोकल वाली बात हुई, सेम एज लोकल टू ग्लोबल की भी बात हो गई, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ज़्यादा ख्याति जो है वो हमारी खादी को मिल चुकी है। सर वक्त यहाँ पर कम है, हम चाहेंगे आप कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, खादी को खादी वस्त्र नहीं विचार के रूप में इसको समझें, और खादी को सभी लोग पहने, बच्चे भी पहने, युवा भी, और बुजुर्ग लोग तो पहनते ही हैं, उनको तो खादी कुर्ता वगैरह उनको बहुत पसंद होते हैं। तो मैं कहूँगा खादी इको फ्रेंडली है और वक्त मौसम के हिसाब से आपके साथ शरीर को रेशेस से बचाती है, रेशेस ने आपको होने देती है, और बढ़िया से आप रह सकते हैं। और ये अच्छी डिजाइन, आप जहाँ जाएंगे आपका सम्मान ही मिलेगा, खादी से आपको सम्मान मिलेगा। और खादी को अपनाएं और खादी को बढ़ाएं। साक्षी मैम, आप भी कुछ हमारे अगर दर्शकों से कहना चाहें तो? मैं सभी लोगों को और स्पेशली हमारे कंट्री के यूथ को मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपने देश के लिए और अपने लिए खादी को एज अ ब्रांड इंडोर्स करें, जैसे कि आप और भी ब्रांड्स को इंडोर्स करते हैं। एंड क्योंकि ये सस्टेनेबल है और आपकी इकोनॉमी को, आपके खुद के देश की इकोनॉमी को इसी से बढ़ावा मिलेगा। और दर्शकों, हम सब जानते हैं जब हम खादी की बात करते हैं तो महज ये कपड़ा ना हो करके हमारे देश की सादगी, शालीनता से जुड़ी हुई एक भावना है जो हर देशवासी के दिल से और घरों से जुड़ी हुई है। जितना हो सके खादी का इस्तेमाल करें, वो कहीं ना कहीं आपको आज के समय में बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बताएगा कि हमने किस किस तरह से स्वतंत्रता में संघर्ष किया और किस तरह से स्वाधीनता से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो इसी बात के साथ अब आपसे लेते हैं इजाज़त, फिर किसी दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।